वेलकम बैक टू माय चैनल एटीपी स्टडी टाइम। आज हम लोग करेंगे मॉडल एक्टिविटी क्लास 10 का ज्योग्राफी। तो चलिए आज इसे कंप्लीट करते हैं। आप लोगों का बहुत जल्दी इसे स्कूल में जमा करना है, उसे को देखते हुए इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित की प्रक्रिया द्वारा विकसित भू आकृति है। तो ऑप्शन देखिए, क में क्या दिया हुआ, बाढ़ का मैदान, ख में दिया हुआ स्केर, ग में दिया हुआ कंठ और घ में दिया हुआ प्राकृतिक लेवी। तो इसका आंसर होगा आपका कंठ, ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। टिक आउट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। हिमनद और पर्वत की किनारों के बीच बनने वाली संकरी खाई है, ठीक है, फोरियोड, ठीक है, या बारसूड या कोरी या अरेटे, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा तुम्हारा, ऑप्शन ख, ठीक है, बारसूड। चलिए तीसरा का पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी। देखो क्या बोला है, सही युगम को चुनिए, इसमें से जो सही है उसको चुनना है, ठीक है। तो ऑप्शन क में देखो क्या बोला है, लद्दाख राज्य, ठीक है। ऑप्शन ग क्या दिया हुआ, पंडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, ग दिया हुआ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह राज्य, और घ का दिया हुआ हरियाणा केंद्र शासित। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, पंडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो इसको आप लोग कॉपी में ऐसे लिखिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। देखिए पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फिर उसका जो आंसर होगा उसको देख कर लिख लीजिएगा। तो इसी तरह लिखना है, ग तक बता दिया हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्या दिया हुआ देखिए, 4 में दिया हुआ है कि सही उत्तर को चयन करें, इसमें से जो सही है उसे चयन करना है। तो इसका क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो इसका जो आंसर होगा आपका ये घ होगा, ठीक है, टिब्बा हवा का निक्षेपण कार्य, ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की वनस्पतियाँ की एक विशेषता है। तो इसका विशेषता क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपका घ, ठीक है। देखिए ग में क्या दिया हुआ, पौधे की ऊंचाई कम द्वारा होती है, ठीक है। उसका बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ 6 का, निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर मारिएगा सिक्किम, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर घ में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निरपेक्ष की प्रक्रिया द्वारा विकसित भू आकृति है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कंठ या रोस या क्या, देखिए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गौर, ठीक है, जो कि ग में है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही युगम को चुनिए। तो इसमें से जो सही युगम है उसको चुनना है। तो सही युगम क्या होगा तुम्हारा, तो देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सदाबहार, ठीक है, वृक्ष महोगनी, कहाँ है ये, ऑप्शन नंबर ग। तो देखिए ये ग का आप टिक कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं इस 1 का क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखिए भारत का रूर है, तो इसको किसको बोलते हैं, भारत का रूर, तो दुर्गापुर को बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ख का आंसर। तो चलिए ये आपका 1 का 9 तक कंप्लीट हो गया। अब दूसरा कंप्लीट कराते हैं, 2 का रिक्त स्थान को पूर्ति करें। तो देखो 2 रिक्त स्थान को पूर्ति करोगे मतलब क्या होगा, देखो हवा के डैश द्वारा, ठीक है, गद और रेत के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर निक्षेपित हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा आप लोग, परिवहन द्वारा, ठीक है, परिवहन द्वारा। 2 नंबर क्या बोला, डैश घाटी, ठीक है, पीर पंजाल रेंज और, ठीक है, ग्रेटर हिमालय रेंज से घिरा हुआ है। कौन सा घाटी घिरा हुआ है, तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा कश्मीर की घाटी, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है कॉलम ए और कॉलम बी को, ठीक है, कॉलम ए, रुकिए 1 मिनट, एक क्वेश्चन बच गया, ठीक है। ये क्वेश्चन, चाय की खेती के लिए गर्म और शुष्क मौसम अनुकूल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर है, सॉरी 3 नंबर यहाँ है, डैश मानसूनी हवा के कारण भारत की सर्दी लगभग शुष्क रहती है। तो कौन सा मानसून हो जाएगा, तो उत्तरी पूर्वी। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तरी पूर्वी, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग, उत्तरी पूर्वी। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पर 4 का, ठीक है, 3 का बाद में बताता हूँ, पहले 4 का बता देता हूँ। तो देखिए 4 का क्या दिया हुआ है, कॉलम को सही करना है, ये इसको 4 का 1 का शुद्ध, ठीक है, कच्चा माल, और इसमें से कौन सा होगा, कॉलम को मैच करना है। तो देखिए कॉलम को मैच किया हुआ है, आप लोग देख के बना लीजिएगा। जैसे कि शुद्ध कच्चा माल का होगा कपास, ठीक है, इसको इसे टिक कर लीजिएगा।
दूसरा का क्या होगा, मलाबार तट का हो जाएगा आपका कोयला, ठीक है। और तीसरा का हो जाएगा, ठीक है, दरारें, ग्लेशियर के दरारें, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 5 का, ठीक है। 5 का देखो क्या दिया हुआ है, 4 का कंप्लीट हो गया, 3 को मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, पहले 5 का बताता हूँ। 5 का देखो क्या दिया हुआ है, पर्वत की, कहाँ गया क्वेश्चन, एक मिनट रुकिएगा, तो 3 का क्वेश्चन था, ठीक है, 3 का बता ही देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिए 3 का ट्रू फॉल्स वाला है, ठीक है। तो पहला का क्या होगा आपका ट्रू, ठीक है, और दूसरा का क्या होगा, दूसरा का फॉल्स, और तीसरा का भी फॉल्स, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया। अब चौथा का तो बता चुके हैं, अब 5 का बताते हैं। तो 5 का आप लोग लिख सकते हैं, देखिए पर्वत के तलहटी में जड़ोड़ पंखा क्यों बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग हेडिंग देके लिख सकते हैं। देखिए इस तरह लिखा हुआ है, नवी नदी अपने साथ, ठीक है, बाजरी, हल्की रेत आदि पहाड़ियों तलहटी में जमा कर देती है, जिसके कारण, ठीक है, त्रिकोणीय भूभाग जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। जब नदी तलहटी शुष्क के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में बहती है, तब जलोढ़ पंख अर्धवृत्ताकार में विभाजित हो जाती है और एक पंख के रूप में भूभाग पर बेसिन बनाता है, ठीक है। ये आंसर हो गया। चलिए 5 का 1 हो गया, 5 का 2 क्या बोला है, क्वेश्चन में देख लीजिएगा। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है, भौगोलिक कारण स्पष्ट करें। क्यों नहीं बनाती, इसी का कारण को स्पष्ट करना है, तो इसका हेडिंग दे दीजिएगा वही, ठीक है। तो पहला कारण देखिए क्या है, छोटी लंबाई की नदियाँ जिसके कारण नहीं बनाती, तो इसको लिखिएगा पश्चिम गोलार्ध की अधिकांश नदियाँ लंबाई और चौड़ाई में छोटी है, जिसके कारण इन नदियों में बाढ़ नहीं आती है, और बाढ़ नदी आने के कारण गद कम बढ़ती है, ठीक है। अगला हेडिंग लिखिएगा सहायक नदियों की कमी। सहायक नदी के कारण भी ये डेल्टा नहीं बना पाती है। तो देखो सहायक नदी में क्या होगा, सहायक नदी की कमी के कारण इन नदियों में अपर्याप्त जल नदी पाई जाती है, जिसके कारण डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता है। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या लिखिएगा आप लोग, ठीक है, घराव की तीव्रता, ठीक है, धारा का, ठीक है। तो देखो धारा की तीव्रता के बारे में पता है, महासागरों के लहरें पश्चिम तट पर बहुत तीव्र है, जिसके कारण डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता, ठीक है। धारा स्पीड बढ़ता है, जिसके कारण डेल्टा नहीं बन पाता है। चलिए आपका 3 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट काफ़ी है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग के क्वेश्चन नंबर कितना पर, ये 5 का 2 बता दिए। अब आते हैं हम लोग 5 का 3। तो 5 का 3 क्वेश्चन में देखो क्या बोला है 5 का 3 क्वेश्चन बोला, हिम रेखा की ऊंचाई अक्षांश के साथ बदलती रहती है, भौगोलिक कारण को स्पष्ट करें। तो इसका भी भौगोलिक कारण स्पष्ट करना है, तो चलिए इसको भी बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा 5 का 3 लिखिएगा, अक्षांश के बीच, ठीक है, बर्फ रेखा की ऊंचाइयों में अंतर के भौगोलिक कारण, ये हेडिंग दे दीजिएगा। उसके बाद आप लिखिएगा, ठीक है, उष्णता बर्फ की रेखा ऊंचाई बढ़ने से बढ़ती है और तापमान कम होने से ऊंचाई कम हो जाती है। सूर्य अस्त के ऊपर निचले अक्षांश पर हवा को गर्म होना कोणों की विभिन्नता का कारण होता है। उच्च स्थानीय पर हवा का तापमान अधिक होता है, जैसे जैसे बर्फ की रेखा ऊंचाई होती जाती है और ऊंचा अक्षांशों पर हवा का तापमान धीरे धीरे कम हो जाता है, वैसे वैसे बर्फ की रेखा की ऊंचाई भी घट जाती है, ठीक है। अब इधर आप लोग बॉक्स बना के लिख लीजिएगा अक्षांश और दूसरा में बर्फ रेखा की ऊंचाई। तो 0 डिग्री अक्षांश पर कितना मीटर बनता है बर्फ, तो 6000 मीटर, ठीक है। और 23 डिग्री पर अक्षांश पर कितना बनता है, तो 4600 मीटर। 70 डिग्री पर कितना बनता है, तो 1200 मीटर। और 90 डिग्री पर कितना बनता है, तो 100 मीटर, ठीक है, सब मीटर में है। तो लिख दीजिएगा बर्फ की ऊंचाई इस तरह करके, इसको आप फ्रंट में बनाइए, साइड में बनाइए, जिधर बनाइए आपको मर्जी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 4। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला, जल प्रबंध के 2 उद्देश्य को लिखो। तो हेडिंग लिख लीजिएगा जल प्रबंध के उद्देश्य, और फिर लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। लिख लिया। अब पहला उद्देश्य लिखिएगा, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त जल से समाज में पानी की मांग को संतुलित करना, पहला ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में आप क्या लिखिएगा, जल ग्रहण क्षेत्र में बड़ी संख्या में पेड़ लगाकर मिट्टी की कटाव को रोककर, ठीक है, इकोसिस्टम को संतुलित बनाए रखता है, ठीक है। ये 2 हो गया। अब आते हैं 5 का हो गया कंप्लीट। अब हम लोग बनाएंगे 6 का, ठीक है। 6 का क्या बोला है, छत पर, ठीक है। 6 का क्या क्वेश्चन बोला है, देखिए
छत पर खेती, ठीक है, पट्टी खेती की समोच्च जुताई द्वारा मिट्टी के कटाव को कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखते हैं 6 का लिखिएगा, छत पर खेत, ठीक है, छत पर खेत, पट्टी खेती और समोच्च जुताई द्वारा मिट्टी के कटाव को निम्न बिंदुओं के माध्यम से रोका जा सकता है। ये हेडिंग लिख सकते हैं। पहला, ठीक है, स्टेप खेती। तो देखो स्टेप खेती क्या हुआ, भूमि के, ठीक है, अर्ध चादरकार समतल भूमि में कदम दर कदम पहाड़ियों में अलग अलग ऊंचाइयों पर भूमि को घेर लिया जाता है। परिणाम स्वरूप ढाल के साथ जल प्रवाह में रुकावट के कारण कटाव कम हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा पट्टी खेती। ठीक है, तो देखो पट्टी खेती का होगा, ढलान वाले भूमि पर ढलान पर चौड़ाई रिबन जैसी भूमि बनाई जाती है और जल और वायु के प्रभाव के कारण मिट्टी में जो कटाव होता है उसे रोकने के लिए कुछ फसलें लगा दी जाती है, जैसे सोयाबीन और मूंगफली। ठीक है, 5-6 का हो गया। अब आते हैं हम लोग 6 का। चलिए 6 का 2 पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 6 का 2 क्वेश्चन पढ़ते हैं। नदी घाटी और हिमनद घाटी में निम्नलिखित आधार पर अंतर करो। ठीक है, दोनों में अंतर करना है, एक उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा आकार के और तीसरा स्थान के। तो सबसे पहले आप लोग बॉक्स बना लीजिए। एक साइड बॉक्स में लिखिएगा विषय, दूसरा साइड लिखिएगा नदी और तीसरा साइड का लिखिएगा हिम नदी घाट। ठीक है, तो देखिए विषय में लिखिएगा उत्पत्ति एक साइड, और उत्पत्ति में क्या लिखिएगा, ये पूरा डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, चाहे तो स्क्रीनशॉट कोई कर लीजिए। ये हो गया एक। जब नदियाँ पहाड़ी क्षेत्र से बहती है तो घर्षण, कटाव, जल प्रवाह, विघटन आदि के कारण कटाव प्रक्रिया नदी के कटाव की तुलना में अधिक क्षारीय के कारण बनती है, जिससे नदी घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, हिम नदी घाटी का क्या होगा, पहाड़ी क्षेत्र में ग्लेशियर पिघलकर बहुत समय अवशोषण होकर विलुप्त होने की प्रक्रिया द्वारा समान कटाव और पार्श्व क्षरण से हिमनद घाटी की उत्पत्ति होती है। ठीक है, दूसरा पर हम लोग लिखेंगे आधार के बेस पर। तो आधार के बेस पर क्या लिखेंगे, देखो नदी घाटी का आकार भी, ठीक है, आकार के बेस पर, तो नदी घाटी का आकार भी या टी अक्षर की तरह होती है। हिम नदी घाटी का आकार डी अक्षर की तरह होती है। स्थान का हिसाब से लिखेंगे हम लोग, नदियाँ घाटी शुष्क, रेगिस्तान और सदाबहार क्षेत्रों को छोड़कर हर जगह पाई जाती है। और हिमनद घाटी कहाँ पाई जाती है, तो हिमनद घाटी केवल उच्च भूमि में और बर्फ के ढके क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 6 का 3। तो देखिए 6 का 3 का क्वेश्चन दिया हुआ, हिमालय पर्वतमाला भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, हिमालय पर्वतमाला की स्थिति भारत की जलवायु को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा प्रभावित करती है। ठीक है, प्रथम लिखिएगा, पहला हेडिंग दीजिएगा पर्वतीय वर्षा। ठीक है, तो भारत की उत्तरी सीमा के साथ हिमालय के दक्षिण ढलानों पर दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं बढ़ती होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे उत्तर भारत में पर्याप्त मेला वर्ष होती है। यह हवा को पूरे भारत में फैलाने में भी मदद करती है। ठीक है, पहला हेडिंग हो गया। चलिए दूसरा हेडिंग लिखिएगा, जलवायु की प्रकृति का निर्धारण। ठीक है, जलवायु की प्रकृति, तो इसका लिखिएगा, उपमहाद्वीपों में स्थित होने वाले, ठीक है, बावजूद इसकी ऊंचाई के कारण हिमालय की जलवायु गर्म प्रकृति की नहीं बल्कि शीतोष्ण प्रकृति की है। ठीक है, अगला लिखिएगा पॉइंट, शीत लहरें से सुरक्षा। हिमालय की स्थिति के कारण होने के कारण मध्य एशिया और पूर्वी एशिया से बहुत ठंडी हवा भारत में प्रवेश नहीं कर पाती है, इसलिए भारत भीषण सर्दी के से सुरक्षित है। चलिए अब आते हैं हम लोग चौथा नंबर पॉइंट, हिमपात। देखो अधिक ऊंचाई के कारण हिमालय की पहाड़ियों में मुख्य रूप से सर्दियों में हिमपात होती है। चलिए ये लिख लिए, आप चाहेंगे तो इसको फिगर भी बना सकते हैं किस टाइप से, देख लीजिए। पहले एक और पॉइंट बता देते हैं, मानसूनी हवाओं के नियंत्रण। मानसूनी हवा के नियंत्रण के बारे में लिख लेते हैं। हिमालय के परिक्षेप रूप से मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति, ठीक है, पठारों, पाठ्यक्रम और गति को नियंत्रित करता है। ठीक है, इतना पॉइंट काफ़ी है, ज़्यादा पॉइंट लिखने दरकार नहीं है, क्योंकि ये 2 मार्क्स का ही है। इसमें से कोई भी 3 पॉइंट भी आप लोग लिख सकते हैं। और ये फिगर बना लीजिएगा, देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, और किस तरह ये काम करता हुआ, हिमालय पर्वत की जलवायु का प्रभाव, ये देख के पता चल जाएगा कैसा प्रभाव है। ठीक है,
चलिए, चाहिएगा तो इतना सारा पॉइंट लिख सकते हैं, या तो आप 3 ही पॉइंट लिखिएगा चलेगा। अब आते हैं हम लोग 7.1 6 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 7.1 का दिया हुआ, हिम नदी के निक्षेपण कार्य द्वारा विकसित विभिन्न प्रकार की हिमोड़ की चित्र के साथ वर्णन करें। तो 7 का देखिए क्या दिया हुआ, आप लोग देख के लिख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। देखिए पहला क्या दे दीजिएगा, क्या जब हिमनद पिघलने लगती है और या पीछे हटने लगती है तो वह अपने साथ लाई हुई सामग्री का निक्षेपण करने लगती है, जिसे जलोढ़ कहते हैं। शैलखंड हिमानी की दोनों किनारों पर अधिक गिरती है क्योंकि ये भाग चट्टानों से रगड़कर चलती है। दूसरा लिखिएगा हिमनद के प्रकार, तो इसको लिखिएगा पार्श्वी हिमोड़ हिमनद के मार्ग के दोनों ओर से पहाड़ों की शिखाएं टूट कर हिमनदी के दोनों किनारों पर जमा हो जाती है, जिसे पार्श्विक हिमोड़ कहते हैं। जैसे कि अलास्का प्रदेश हिमनद के में ऐसे ही हिमोड़ पाए जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा मध्यस्थ हिमोड़, ठीक है, ये लिखिएगा 2 या 2 से अधिक हिमोड़ को मिलान होने पर 2 पार्श्विक हिमोड़ एक दूसरे से मिल जाते हैं, जिसे मध्य हिमोड़ कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा अंश हिमोड़। हिमांश देखो, हिमानी जहाँ पिघलती है, ठीक है, हिमानी मतलब बर्फ जहाँ पिघलती है वहाँ हिमोड़ का एक कस्क या टीला बन जाता है। जैसे जैसे हिमानी पिघलती है वैसे वैसे एक के बाद एक नई कटकी बनती जाती है। इन्हें अस्तित्व हिमोड़ कहते हैं, ठीक है। 4 लिखिएगा तलस्तीय हिमोड़, ठीक है। कुल नलवे को हिमानी अपने साथ अपनी ढो पाती है, ठीक है, और उसे तल पर जमा होता रहता है। इस प्रक्रिया के द्वारा जिस हिमोड़ का निर्माण होता है उसे तलस्थ हिमोड़ कहते हैं। चलिए इसका पिक्चर बना लीजिएगा आप लोग, देखिए इस टाइप का बना लीजिएगा। ये है आपका ग्लेशियर की गति, इधर बह रही है, ये होगा आपका रूपरेखा, ये हो जाएगा पार्श्व रूपरेखा, और ये हो जाएगा पार्श्व रूपरेखा, और ये हो गया मध्य रेखा, और ये हो जाएगा पार्श्व रूपरेखा, ठीक है। पिक्चर बना लीजिएगा इसे। अब उसके बाद ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आएंगे हम लोग 7.2 का। 7.2 का क्या बोला, हिम नदियों के निरपेक्ष का कार्य द्वारा विकसित विभिन्न प्रकार के हिमोड़ का चित्र के साथ वर्णन करें। ये कंप्लीट हो गया। अब इसको, भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, इसके फसल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का उल्लेख करें, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो हेडिंग वही दे दीजिएगा, पहला हेडिंग दीजिएगा जलवायु, ठीक है। कॉफ़ी की खेती के लिए निम्नलिखित जलवायु आवश्यक होती है। दूसरा का हेडिंग दीजिएगा वर्षा, कॉफ़ी की खेती के लिए 100 से 200 मीटर की वार्षिक वर्षा उत्तम होती है। पेड़ों के फसल को पकने के लिए नियमित वर्षा की आवश्यक होती है। अगला लिखिएगा तापमान, ठीक है। तापमान, कॉफ़ी की खेती के लिए 14 डिग्री से 26 डिग्री तक के तापमान को उत्तम माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा आर्द्रता का कोहरा, ठीक है। आर्द्रता का कोहरा कॉफ़ी के लिए विकसित में मदद करती है। इसके लिए समुद्र नमी में दक्षिण भारत में कॉफ़ी की खेती अच्छी होती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा मिट्टी। मिट्टी हो गया कॉफ़ी की खेती के लिए मिट्टी में लोहे का अंश होता है। आवश्यक है कि अतः लेटराइट मिट्टी को इसी खेत के लिए उत्तम माना जाता है, क्योंकि लेटराइट में लोहा पाया जाता है, ठीक है। अगला ऑप्शन लिखिएगा, यहाँ पर हेडिंग दे दीजिएगा आर्द्रता की कोहरा का ये है, ठीक है। तो 3 नंबर लिखिएगा भू आकृति, ठीक है। भू आकृति लिखिएगा सुप्रतिही या ढालू भूमि इसकी खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। छायादार वृक्ष, कॉफ़ी के पौधे के लिए सीधे धूप हानिकारक होती है, इसलिए कॉफ़ी के बगीचे में केला, मक्का आदि छायादार पेड़ लगाए जाते हैं। चलो ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग 7 का 3। इधर भी क्वेश्चन है क्या? नहीं, चलो ज़्यादा नहीं है। 7 का 3 क्वेश्चन क्या हुआ लास्ट है, भारत के लोगों का शहरीकरण के नकारात्मक प्रभाव का उल्लेख करो, ठीक है। चलो तो 7 का देखते हैं।
जहाँ पर शहर का विकास होता है वहाँ पर धीरे धीरे जनघनत्व बढ़ता है। भारत के लोग पर शहरी का नकारात्मक प्रभाव के निम्न कारण है। एक योजना वाहिनी शहरीकरण, ठीक है। तो देखो, भारतवर्ष में जितने भी शहरों का विकास हुआ है सभी बिना योजना के विकसित हुए हैं। शहरों में उत्पत्ति मात्र में सड़क पर सीवरेज का विकास, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधा, पार्क, शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज, बिजली और व्यवस्था जैसी बुनियादी समस्याओं का अभाव है। भारत के सभी शहरों में जल जमाव, गंदगी और ट्रैफिक की समस्या है। इन सब के पीछे एक ही कारण है, जो योजना वाहिनी तरीके से शहर का समस्या है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा यातायात की कमी, ठीक है। देखो, यातायात की कमी के हिसाब से क्या लिखिएगा, वर्तमान में शहरों में जनसंख्या के मुताबिक सड़कों का अभाव है, जैसे ट्रैफिक जाम के लिए सबसे बड़ी समस्या है। अगला लिखिएगा बिजली के लिए देखो क्या है, भारतीय शब्दों में बिजली की आपूर्ति भारी समस्या है। प्रत्येक शहरों में उपलब्ध बिजली की सुविधा आज तक उपलब्ध नहीं हो सका है, ठीक है। अगला लिखिएगा प्राकृतिक पर्यावरण के संतुलन का नुकसान, ठीक है। भारत में शहरीकरण को बढ़ते दर, जलाशय का निर्माण में तनों की कटाई, घरों और सड़कों का निर्माण, उद्योग की स्थापना, कारखानों, जल विद्युत परियोजनाओं के लिए स्थान आदि प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन रखे रहें। ये आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। इसका नेक्स्ट वीडियो हिस्ट्री का मैं अपलोड करूंगा जल्द ही। तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।